दुनिया में बहुत से हाईजैकिंग के हादसे हुए, जिनमें से कई हादसों में कई बेगुनाह पैसेंजर्स मारे गए। आज हम एक ऐसे हाईजैकिंग की कहानी पर बात करेंगे जो स्वतंत्र भारत की आखिरी हाईजैकिंग थी। घटना थी 23 साल पहले 24 दिसंबर 1999 की। इस दिन एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरा देश सहम गया था। शाम के करीब 4:30 इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अचानक गायब हो जाने की खबर मिली। पहले भारत और इसके बाद पूरी दुनिया तक ये खबर पहुंच गई कि भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया गया है। यह विमान काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। हमेशा की तरह इस दिन भी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था, लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि विमान में पैसेंजर्स के तौर पर 5 हाईजैकर्स भी बैठे हैं। विमान के भारतीय वायु क्षेत्र में पहुंचते ही 500 हाईजैकर्स ने हथियारों के बल पर फ्लाइट को कब्जे में ले लिया। विमान का रूट यह था कि फ्लाइट IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़कर दिल्ली लैंड करने वाला था, लेकिन हाईजैकर्स ने फ्लाइट के कैप्टन को विमान को वेस्ट की ओर उड़ाने को कहा। फ्लाइट कैप्टन ने हाईजैकिंग की सूचना अब ATC को दी। कैप्टन ने हाईजैकर से बहुत रिक्वेस्ट की कि फ्लाइट को फिर से ना उड़ाया जाए, क्योंकि फ्लाइट में बेहद लिमिटेड फ्यूल था। अपहरणकर्ताओं की डिमांड थी कि फ्लाइट को रिलीज करने के एवज में 33 आतंकवादियों को रिहा किया जाए और 1650 करोड़ रुपयों की डिमांड रखी, जिस पर तुरंत अमल कर पाना संभव नहीं था। लिहाजा फ्लाइट को पाकिस्तान की ओर बढ़ाया जाने लगा। विमान में कम फ्यूल होने की वजह से फ्लाइट क्रैश हो जाने का खतरा भी बरकरार था। कैप्टन ने आतंकवादियों से कहा भी कि अगर रिफ्यूलिंग नहीं की तो प्लेन के इंजन काम करना बंद कर देंगे और प्लेन क्रैश हो जाएगा। सभी आतंकवादी बड़ी मिन्नतें करने के बाद मुश्किलों से माने और प्लेन को अमृतसर में लैंड कराया गया और ATC से रिफ्यूलिंग के लिए कहा गया। अमृतसर में रिफ्यूलिंग में देर लग जाने और इंडियन ऑफिशियल्स की कोई भी हरकत ना होने पर जहाज के कैप्टन को फ्लाइट पाकिस्तान की ओर ले जाने को कहते हैं। फ्लाइट उड़ान भरती है, लेकिन पाकिस्तानी ATC कंट्रोलर्स विमान को पाकिस्तान में लैंड करने की अनुमति नहीं देते हैं और साथ ही वह रनवे पर सभी लाइट्स को बंद कर वहां पर लैंडिंग और मुश्किल कर देते हैं। इस बीच हाईजैकर्स कैप्टन पर प्रेशर देकर फ्लाइट को लैंड कराने की धमकी देते हैं और फ्लाइट एक हाईवे पर क्रैश लैंड करने जा रही होती है और कैप्टन ATC से आखिरी गुजारिश करते हैं, जिसमें उनको लैंडिंग परमिशन मिल जाती है। आखिरकार इस एयरपोर्ट पर प्लेन को रिफ्यूल किया गया। दूसरी तरफ इंडियन हाई कमिश्नर को हाईजैकर्स के साथ बातचीत के लिए भेजा गया और प्लेन को दोबारा टेक ऑफ करने से रोकने के लिए फिर से लाइट्स बंद कर दी जाती है और कमांडोज इस प्लेन को घेर लेते हैं। नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, पर यह प्लान फेल हो जाता है। इस सबसे परेशान हाईजैकर्स गुस्से में रुपिन नामक शख्स पर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर को लाहौर पहुंचाने में 3 घंटे की देरी कर देता है, जिस बीच वह प्लेन वहां से टेक ऑफ कर गया। शायद पाकिस्तान ने ये 3 घंटे की देरी जानबूझ के की थी ताकि इंडिया की मुश्किलें और बढ़ जाए। फिर उस प्लेन को ओमान ले जाया गया, जहां इसको फिर से लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलती है। उसके बाद इस प्लेन को दुबई के अल मिनाद एयरबेस पर लैंड करवाया गया, जहां कड़ी बातचीत के बाद उन्होंने 26 यात्रियों को छोड़ दिया, जिनको उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव उन यात्रियों को अपने साथ भारत लेकर आए थे। अभी कुछ दिन पहले गुरुवार को शरद यादव की डेथ हो गई और उन्होंने दिल्ली में अपनी आखिरी सांसें ली। इन यात्रियों से प्लेन के अंदर की अहम जानकारी मिली, जैसे कि वहां कितने हाईजैकर्स थे, वो एक दूसरे से मजाकिया कोड्स के नाम से बुलाते थे। इस हाईजैकिंग को अब पूरा 1 दिन हो चुका था। प्लेन में राशन पानी की कमी के बावजूद ये प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है और अफगानिस्तान की ओर बढ़ता है, जहां ये प्लेन कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है, जहां अफगान के तालिबानी अधिकारी भारत और हाईजैकर्स के बीच डीलिंग का प्रस्ताव रखते हैं, जिसके बाद भारत अपने एक हाई कमिश्नर को वहां भेजता है और अगले 6 दिन तक प्लेन में फंसे लोग वहीं रहते हैं। अजीत डोभाल वहां जाते हैं। उनका कहना था कि हाईजैकर्स को ISI की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा था और ऐसा नहीं होता तो इंडिया मिशन चलाकर उन लोगों को बचा सकता था। कंधार में 36 बंदियों को छोड़ने और $200 मिलियन यानी कि तकरीबन 1650 करोड़ रुपए की डिमांड रखी जाती है। भारत में फंसे हुए यात्रियों के परिवार वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर कहते हैं कि उनकी मांगे पूरी कर दो, हम अपने परिवार को
सुरक्षित देखना चाहते हैं, इसके अगले दिन इंडिया की नेगोशिएटिंग टीम कंधार पहुंचती है, जहां कई दिनों तक बातचीत चलती है। 36 की जगह 3 बंदियों को छोड़ने की बात करते हैं। 31 दिसंबर 1999 को उन 3 बंदियों को कंधार में आजाद कर दिया जाता है और तालिबानी लीडर्स हाईजैकर्स और आजाद बंदियों को लेकर अपनी गाड़ी में बैठाकर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ चल देते हैं, जिससे पाकिस्तान के इस हाईजैकिंग के पीछे होने की बात साफ हो जाती है। क्योंकि जिन 36 बंदियों की रिहाई की मांग रखी गई थी, उनमें से 33 बंदी पाकिस्तानी थे। हाईजैकर्स और कैदी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, जहां दूसरी तरफ यात्री बुरे हालात में होते हुए भी राहत की सांस लेते हैं और अपने घर लौट कर आते हैं। प्लेन को भी इस हादसे के बाद रिटायर कर दिया जाता है। इस पूरे मामले का इल्जाम हाईजैकर्स पर और उनके साथ देने वाले पर लगाया जाता है। उस वक्त की मौजूदा सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी। उन पर भी सवालात उठे। जब प्लेन अमृतसर में मौजूद था तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। इस हादसे में छोड़े गए कैदियों के नाम मसूद अजहर है, जो कि जैश-ए-मोहम्मद संगठन का लीडर है, अहमद ओमर सईद जो अभी जेल में है, और मुश्ताक अहमद जरगार जो अल उमर मुजाहिद्दीन का आतंकी बना। इस हादसे के बाद सिर्फ एक चीज अच्छी है कि इस जैसा हादसा भारत में दोबारा नहीं हुआ। शायद इंडिपेंडेंट इंडिया का ये आखिरी ऐसा वाकया था जब भारत में किसी प्लेन हाईजैकिंग को अंजाम दिया गया। यह 8 दिन तक चला ये घटनाक्रम बेहद ही भयानक और डरावना था, और शायद कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह का हादसा फिर कभी हो, बल्कि इंडिया में ही क्यों, किसी भी कंट्री में ना हो। खैर, कहानी को यहीं खत्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी एक नई कहानी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।